नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्डन वैली के बारे में, यानी कि जॉर्डन वैली के एनेक्सेशन के बारे में। जॉर्डन वैली यानी कि जॉर्डन घाटी, उसके राज्य हरण के बारे में, यानी कि उस पर कब्जे के बारे में। और ये कब्जा कौन करने वाला है, आप सभी को पता है। ये कब्जा करने वाला है इजराइल। तो दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 1947 से पहले पैलेस्टाइन नाम का देश हुआ करता था, जहाँ पर एक छोटी सी कम्युनिटी यानी कि ज्यूस कम्युनिटी के सेटलमेंट हुआ करते थे, वो जिसको सेटलमेंट्स कहते थे। यानी कि सेटलमेंट्स का मतलब कॉलोनीज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये छितरा छितरा हिस्सा, वाइट वाइट हिस्सा आपको दिख रहा होगा ग्रीन पार्ट में, वो है ज्यूस की कॉलोनीज। देन कट टू द 47, विल गो टू द 47 के बाद पार्टीशन होने के बारे में। 47 के बाद ये पार्टीशन हुआ, तब इजराइल नाम का एक लैंड, इजराइल लैंड कहा गया उसको, वो आपके सामने दिख रहा होगा। और ग्रीन पार्ट में आपको जो दिख रहा है वो पैलेस्टाइन लैंड कहलाता है, ठीक है। पैलेस्टाइन लैंड में यहाँ पर वेस्ट बैंक है और यहाँ पर अपना गाजा पट्टी है। तो ये दो हिस्सों में बढ़ गया और बीच में रह गया क्या, इजराइल। और इजराइल बनने का मेन मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था यहूदी यानी कि ज्यूस के ऊपर पूरे वर्ल्ड में एक तरह से नफरत का भावना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, या फिर उनका जेनोसाइड हो रहा था जर्मनी में, जैसा कि आप सभी को पता है। तो पूरे वर्ल्ड में सेमेटिक जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं वो तो सबको पता है, क्योंकि उनको सैटनिक रिलीजन माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उनको हर देश से नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ देशों में उनको भगाया जा रहा था। और सबसे बड़ा कारण था उस टाइम पे 1945 में हुआ वर्ल्ड वार में, जब जर्मनी यानी कि हिटलर ने यहूदियों को पूरी तरह से मार रहा था और जेनोसाइड कर रहा था, उनको गैस चैम्बर में डाल रहा था। उसके बाद उन्होंने ज्यूस के अंदर ये भावना आई कि हमें हमारा लैंड चाहिए, यानी कि हमें हमारा एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ हम एक मतलब सर उठा के जी सकें, बिना किसी डर से जी सकें, और हमारा खुद का लैंड हो, खुद का कंट्री हो। ये हर किसी के पास होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए कोई भी बुराई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। लेकिन अब उनको कहाँ पर लैंड मिल सकता था? उनको पता था कि उनका जो लैंड है, उनका जो जन्म है, वो कहाँ से हुआ है? जेरूसलम से। जेरूसलम एक सिटी है, आप सभी को पता है। जेरूसलम सिटी जो है उसी सिटी से उत्सर्जन हुआ है मोजेस यानी कि यहूदी यानी कि ज्यूस का। ज्यूस के बाद आए क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के बाद आए इस्लाम यानी कि मुस्लिम्स। तो ये तीनों जो रिलीजन है, उन तीनों रिलीजन का एक्चुअली में अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं इन तीनों को। और इन तीनों के एक्सेंटर जो कहते हैं, मतलब इनके पूर्वज जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है। हालांकि इनके बीच में भी अब लड़ाई चलती रहती है, तो वो बात अलग है। तो फाइनली इन्होंने सोचा कि हमारे लैंड पे वापस जाते हैं जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। तो उन्होंने इस लैंड को इजराइल बनाने का पूरा प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए 1947 में। लेकिन आप सभी को पता है 1947 में जब आप किसी के लैंड पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है, तो वो लोग आपसे लड़ने आएंगे। तो ये लोग थे अरब्स, इनको अरब्स कहते हैं। ये अरब्स के लोग जितने भी हैं, उतनी ज़्यादा यूनिटी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी यूनिटी रहती थी इनमें। तो जो पैलेस्टाइन है उसने कहा, उसने बाकी अरब देशों से कहा कि देखिए मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है, चलो हम मिलके सब हमला करते हैं इसराइल के ऊपर और अपना लैंड वापस ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1947 से पहले इतना है लैंड, और फिर कब्जा करने के बाद कितना रह गया, इतना सा। देखिए थर्ड जो तीसरा इमेज दिख रहा है ना, कब्जा नहीं करा, उल्टा बहुत सारा लैंड अपना खो दिया। और इसमें आपको पता होना चाहिए, ये 6 डे वार आपने सुना होगा इसके बारे में काफ़ी कुछ। तो जब 6 डे वार हुआ और बहुत सारी 9 कंट्रीज़ हैं अरब्स की, उन सब ने हमला किया इसराइल पे और वो सब हार गए। और उसके बाद जो पैलेस्टाइन के पास जो बाकी थोड़ा ज़्यादा लैंड था वो भी चला, ठीक है। 1967 की लड़ाई थी, और 1967 की लड़ाई के बाद इसराइल को समझ में आ गया ये लोग फिर से कभी भी हमला कर सकते हैं। और इस वजह से इन्होंने काफ़ी सारे सेटलमेंट्स इन जगहों पे वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक कहलाया, इसको गाजा पट्टी कहा, और इस वेस्ट बैंक में बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि वेस्ट बैंक में उनको डर था कि जॉर्डन फिर से
हमला ना कर दे, इस वजह से वेस्ट बैंक में बनाया। गाजा पट्टी को वो नहीं देखते, गाजा पट्टी को कहते हैं ठीक है छोड़ो, पट्टी है, पट्टी में रहता रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से देखिए सेटलमेंट किया, तो ये पूरी तरह से जो ग्रीन पार्ट था ना वो अच्छी तरह चल रहा हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन पहले जितना बड़ा था उतना बड़ा इसराइल हो गया, मतलब पूरा पलट दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिए एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ग्रीन टू वाइट। और जो आपको ग्रीन टू वाइट दिख रहा है, और आप कह रहे होंगे ये वेस्ट बैंक के अंदर भी वाइट वाइट कर दिया, तो वो क्या लगती है सेटलमेंट्स यानी कॉलोनीज, इसके बीच में छोटी छोटी कॉलोनीज बनाती हैं। और कॉलोनीज कैसी दिखती हैं, ऐसी दिखती हैं, ये बहुत सारे घर बना दिए इन्होंने, इनके सभी के सेना के घर हैं। और इसके बीच में आपको बाउंड्री भी दिख रही होगी, ये बाउंड्री एक्चुअली में कोई भी पैलेस्टीनियन इनकी कॉलोनीज में ना है, इनकी टेरिटरी में ना है, इन्होंने अपनी टेरिटरी मान ली है इसको, ठीक है। इसको पूरा वर्ल्ड तो खैर कहता है कि इलीगल सेटलमेंट है और इसको ख़त्म करना चाहिए इसराइल के द्वारा, वर्ल्ड तो यही कहता है। लेकिन अब सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, तो अमेरिका ने तो कहा है कि ये जो इलीगल टेरिटरी नहीं कही जाएगी, इस तरीके से बोला है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलीगल टेरिटरी तो है, देखिए बेचारा ये पैलेस्टीनियन व्यक्ति देख रहा है किस तरीके से हमारी टेरिटरी के अंदर इसराइल ने अपने घर बना लिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि हमारा इंडिया यानी कि हमारे मोदी जी और हम लोग क्या सोचते हैं। देखिए हमारे लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि हम लोग सोच सकते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन एक नेशन के तौर पे हम क्या सोचते हैं, जैसे कि मोदी जी जब इज़राइल गए थे उसी टाइम पे वो फिलिस्तीन भी गए थे, ठीक है। क्योंकि हम दोनों कंट्री को सपोर्ट करते हैं, हम किसी एक कंट्री को सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर को हम सपोर्ट नहीं करें और बस पावरफुल को सपोर्ट करें। हालांकि कुछ बातें हैं, देखिए सपोर्ट हम दोनों को करेंगे ये निश्चित तौर से, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी किसके साथ है हमको पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी इजराइल के साथ है। इजराइल के पास डिफेंस पावर है, यानी कि डिफेंस के उपकरण जो हैं वो सबसे अच्छे बनाने में वर्ल्ड के अंदर कहा जाए तो इजराइल के पास है। एंटी मिसाइल सिस्टम जो है इजराइल का एक नंबर है, ठीक है। इजराइल के पास टेक जाइंट्स की जितनी बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, हार्डवेयर कंपनीज़ हैं, मेडिकल कंपनीज़ हैं, वो सब आपको इजराइल के अंदर मिलेगी। उनकी रिसर्च यूनिट आपको मिलेगी। उसका कारण है इजरायली लोगों का बहुत पढ़ा लिखा होना, बहुत ही इंटेलिजेंट होना, ये एक कारण है। लेकिन अब बात आती है, ठीक है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हमारे से हमेशा रहेगी इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमें उसकी हेल्प चाहिए। क्योंकि हमारे पड़ोसी भी काफ़ी ऐसे ही कुछ खुराफात हैं, आपने देखे ही होंगे। अभी नेपाल भी ऐसे ही कर रहा है, पाकिस्तान तो कर ही रहा था, चाइना भी गलवान वैली में आके बैठ गया। मतलब इन लोगों को तो समझाना बेकार है, ठीक है। लेकिन हमें हेल्प चाहिए। हम लोग किसी का इंट्रूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर इंट्रूशन है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी बात आती है कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। हम दोनों को सपोर्ट करते हैं और जिसमें जो सही हो उसको सपोर्ट करना है। कुछ बातें होती हैं जैसे कि हमारे सिद्धांत होते हैं कि देखिए सिद्धांतवादी इंसान होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिद्धांत के तौर पे हम अपने फ़ायदे को नुकसान में कर दें वो भी एक गलत है, ठीक है। लेकिन सिद्धांत होना चाहिए, इंसानियत पहले होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करें क्योंकि बेचारा फ़लस्तीन कमज़ोर है। और इस बात में ऐसा भी नहीं कि फ़लस्तीन बम मारे या रॉकेट मारे इजराइल के ऊपर और हम कहें कि नहीं इजराइल जो फ़लस्तीन है वो ठीक है। तो हम दोनों को देखें पहले कौन किस तरीके से काम कर रहा है, उनको दोनों को समझाएं और दोनों को प्रॉपर जैसा ये रहना है सही से रहें यार, प्यार से रहें, चाहे को फालतू में लड़ाई लड़ो, ठीक है। तो वो चीज़ है और सही हो उसका साथ में, सिंपल सी बात है। और जिसकी लाठी उसकी बांस, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अप्लाई एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हालांकि अब हमको पता है कि किसकी लाठी है और किसकी भैंस है, तो वो इजराइल की है, ठीक है। तो इजराइल के पास पावर है, तो इसलिए इजराइल कर पा रहा है ये सारे काम। इजराइल के पास सबसे बड़ा सपोर्ट तो इस बात का है कि अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका वर्ल्ड पावर है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्यों चाहता है इजराइल इस लैंड पर कब्जा। तो आपको जैसा दिख रहा होगा ये इजराइल है, इजराइल नहीं है हालांकि ये वेस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक है या इजराइल है जो भी कह रहे हैं, तो क्योंकि इजराइल ने पूरे वेस्ट बैंक पर भी ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है।
और ये जॉर्डन है, और इसके बीच में ये छोटी सी गहराई है, मतलब उसी को घाटी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं ना जो नीचे से गहराई होती है। इसके बगल में एक नदी बहती है, इसके वजह से ये लैंड बहुत ही फर्टाइल है। जैसे कि आपको फूल वूल, ये हालांकि ये कार्टून इमेज है, लेकिन वो बहुत फर्टाइल लैंड है। इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कब्जा करें, ठीक है। तो मेनली बात है, फर्टाइल लैंड पे अगर कब्जा होगा तो अच्छे से खाने पीने की चीज़ें उगा सकेंगे, और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, चलिए मैं आपको एक एक करके एक बात बताता हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पर कब्जा चाहते हैं और क्यों कब्जा चाहते हैं। तो पहला रीज़न है इलेक्शन प्रॉमिस बाय बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू ने अपने इलेक्शन में प्रॉमिस किया है कि वो जॉर्डन वैली पर कब्जा करेंगे, और इस तरह से उन्होंने एक्चुअली में ये मैप लेके आते हैं और सबको बताते हैं, देखिए हम इस पार्ट पे कब्जा करेंगे। तो इस तरह से जब वो जनता को बताएंगे तो हर कोई, देखिए यार, मैं भी अगर मेरे को कहे कि हम गलवान वैली पर वापस कब्जा कर लेंगे, पीओके पे वापस कब्जा कर लेंगे, तो अपन भी वोट देंगे ना यार। तो सिंपल सी बात है, लॉजिकली है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि हम एनेक्स करेंगे, तो सबने वोट दिया। हालांकि ये इलेक्शन में जीत नहीं पा रहे थे लास्ट 3 बार से, और अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें भी पूरी तरीके से इनको मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है। तो इन्होंने अपने विपक्षी दल, जो मेन विपक्षी दल है, उससे मिलकर गवर्नमेंट को बनाया है, और उसके साथ अब ये एनेक्स करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी था 1 जुलाई को हम प्लान करेंगे, और इसका प्लान बताएंगे पूरी तरह से किस तरह से हम कब्जा करेंगे जॉर्डन वैली पर। हालांकि आप कहेंगे कि जॉर्डन वैली पे कब्जा कर रहे हैं तो ये तो बहुत बुरा बात है, लेकिन इससे पहले भी ये बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर चुके हैं वेस्ट बैंक के अंदर, छोटी छोटी सेटलमेंट बना के, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप सर्च भी करेंगे ना इसको, इसराइल में सेटलमेंट इन इसराइल, छोटी छोटी स्मॉल कॉलोनीज, तो इतनी सारी जगहें आपको दिखेंगी। ये गूगल पे सर्च किया है मैंने, तो ये सब कॉलोनीज़ के छोटे छोटे हिस्से आ रहे हैं, इस लैंड पे जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो आप लगभग 121 कॉलोनीज़ हैं, 121 सेटलमेंट हैं जो इनके द्वारा अप्रूव्ड की गई हैं इसराइल के द्वारा। ये आप देख ही सकते हैं, इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर 121 से ज़्यादा मतलब सेटलमेंट्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी कि जो मैंने आपको दिखाया ना अभी, आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इस कॉलोनी में जाना है तो इस कॉलोनी को सिलेक्ट कर लो, मैप में आपको ले जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब वेस्ट बैंक वो मतलब फलस्तीन है ही नहीं है, अल्टीमेटली कह सकते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी, ऐसा देश आपने कभी नहीं देखा होगा। और अब तो उसकी फर्टाइल लैंड पे भी कब्जा किया जा रहा है। तो फर्टाइल लैंड पे अगर कब्जा कर ले तो फिर फिलिस्टाइन का मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास कोई खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी। वो एक सॉवरेन कंट्री नहीं रह जाएगा, उसको पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इसराइल के ऊपर। इसी वजह से जो पैलेस्टाइन है उनको प्रॉब्लम हो रही है, और वो कह रहा है कि हमें प्लीज़ इस पर कब्जा ना कीजिए। और वो प्लीज़ कह रहा है, इसके लिए प्लीज़ नहीं कह रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दूसरी बात, पहली बात तो मैंने बता दिया कि ये इलेक्शन प्रॉमिस था बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। और दूसरी बात है फर्टाइल लैंड, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता ही रहा हूँ। देखिए, आपने किसी अरब की कंट्री में, अरब देश में ऐसा देखा है इतना हरियाली, इतनी नदी? होगा, कुछ कुछ जगहों पे तो होता है। तो जिन जगहों पे होता है वहाँ पर खेती होती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये फर्टाइल लैंड है, इस तरह से हरियाली है, इस वजह से सिंपल सा बात है कि इसराइल चाहता है कि उस पर कब्जा करे। और तीसरी बात जो है वो एक बहुत ही मतलब है, लॉजिकल भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉर्डन कभी हमला करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 डे वॉर में हार चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, जब 6 डे वॉर हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो इंट्रूशन हुआ है वो जॉर्डन वैली की तरफ से हुआ था। जो जॉर्डन वैली, एक जॉर्डन, ये मैंने कंट्री अम्मान सिटी में, हालांकि अब काफ़ी डेवलप्ड है ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं, अपने से रह रहे हैं आराम से। तो जॉर्डन कंट्री है, वो कंट्री कभी भी हमला ना करे, इसके लिए भी चाहते हैं कि वो इस जॉर्डन वैली पर कब्जा कर ले, जैसे कि उनको कभी डर ना रहे कि जॉर्डन हम पे हमला करेगा। हालांकि ये हमारे पड़ोसियों की तरह नहीं है जो गलवान वैली में आके बैठ गए, कभी आके हमारी कश्मीर पीओके में बैठ गए। तो इस तरीके से तो ये कंट्री नहीं है जॉर्डन, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये कभी भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए बेटर है कि जॉर्डन वैली में कब्जा कर लिया जाए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, ये 3 मेन कारण हैं जिसकी वजह से इजराइल चाहता है जॉर्डन वैली पे कब्जा करना। एंड आप सोच रहे होंगे जॉर्डन वैली पे कब्जा करना ठीक है, लेकिन इतना आसान है क्या जॉर्डन वैली, मतलब किसी भी कंट्री के दूसरी कंट्री कब्जा कर ले आज के समय में?
देखिए पॉसिबल तो नहीं, अब अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत कमज़ोर कंट्री हो और दूसरी कंट्री पे कब्जा करना चाहे, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपको पता है जैसे कि मान लो तो भूटान का है कि नेपाल पे कब्जा कर लूँ, या नेपाल का है भूटान पे कब्जा कर लूँ, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर चीन क्या कहता है, चीन तो नेपाल पे भी करता है, इंडिया पे भी करता है, वो काफ़ी सारी कंट्रियों को इंट्रूजन करके वो कब्जा करने का ट्राई करता है, ठीक है। जैसा कि चीन क्यों कर पा रहा है चीन, क्योंकि चीन है इकोनॉमिकल पावरफुल। तो इसी तरह से इकोनॉमिक पावरफुल नेस में अपन कह सकते हैं इसराइल भी है। इसराइल का जो पर कैपिटल इनकम है, यानी कि पर व्यक्ति आय, वो है $44,000। इंडिया की कितनी है, 2000, मैं ऐसे ही कहूँगा, ठीक है, $2000। इसी तरीके से यूएसए की $67, $67,000। तो आप देख सकते हैं कि इसराइल जो है इकोनॉमी के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरे मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल है एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। हालांकि ये कुवैत वगैरह भी और सऊदी अरबिया वगैरह हैं, लेकिन जहाँ पर ये पाया जाता है जो अपना इसराइल है, वहाँ पर तो बहुत पावरफुल है। $44,000 मतलब आप समझ सकते हैं कितना लाख हुआ है, पता है। इंडिया का $2000 मतलब 1.5 लाख रुपये करीबन। देखो 70 रुपये चल रहा है ना, 70 140, तो मतलब वही 1,40,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख मान लेता हूँ मैं उसको, ठीक है। तो 1.5 लाख इंडियन का हर व्यक्ति कमाता है, करीबन 1.5 लाख। और इसराइल का हर व्यक्ति कितना कमाता है, 728 लगभग 30 लाख या 30 लाख रुपए। और अमेरिका का, यूएसए का, मतलब मैं जस्ट ऐसे ही टर्मिनोलॉजी में देखा हूँ, 49 मान लेते हैं, 50 लाख, करीबन 50 लाख के करीबन कमाता है, ठीक है। ये 50 लाख, 30 लाख और हम 1.5 लाख। ये इकोनॉमिक पावरफुल है। तो इकोनॉमी इनकी इतनी पावरफुल है, तो ये तो चाहेंगी किस पे भी कब्जा कर लेंगे, तो कर ही लेंगे, ठीक है। और इनका दूसरा सबसे मेन ताकत है इनकी एजुकेशन। एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। हालांकि मैंने काफ़ी बातें सुनी है, जैसे कि जब इनका कंट्री बन रहा था इसराइल, तब ये लोग इसराइल में गए, तो इसराइल में इन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी बनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने का, पहले देखिए लाइब्रेरी ही बनती थी, कंप्यूटर तो थे नहीं 1947-45 में, तब लाइब्रेरीज बनाना एक बहुत अच्छी बात थी। जैसे कि अभी कंप्यूटर तो लैब्स बनाए या कोई इस तरीके की चीज़ें करें, लैब्स वगैरह बनाए, तो वो बात होगी अभी के लिए। अभी ऐसा नहीं कि अभी तुम कहोगे अब लाइब्रेरी बनाए। तो इसराइल ने उस टाइम पे क्या किया था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी तेल अवीव में। और इस तरह से इन्होंने एजुकेशन पे पूरी तरह से फोकस किया था। तो इस वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो गई। उसके बाद फिर देखिए इकोनॉमी पावरफुल कैसे होती है, एजुकेशन, एजुकेट करना लोगों को, उसके बाद टेक्नोलॉजी, मेडिकल, स्पेस, डिफेंस, भी बहुत सारे सेक्टर है। हालांकि मैंने चार सेक्टर ही लिखे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जितने भी सेक्टर होते हैं उसमें सब में ये टॉप है। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अव्वल नंबर की है। मेडिकल में आप देख ही रहे होंगे, कोरोना में तो उन्होंने वैक्सीनेशन बनाने का बता भी दिया है कि हम बना चुके हैं और हम बस रिलीज़ करेंगे। स्पेस में आपको पता है अभी ये मून पे जाने का पूरा प्लान कर रहे थे, हालांकि फेल हो गए, लेकिन इन्होंने ट्राई किया और इनके स्पेस प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। डिफेंस में आपको सभी पता है कि डिफेंस के लिए तो अमेरिका भी इन पर कभी कभी डिपेंडेंट रहता है काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे कि एंटी मिसाइल सिस्टम इनका बहुत पावरफुल है, क्योंकि कभी भी ये पैलेस्टीन रॉकेट मारता रहता है इनका, हमास वगैरह ग्रुप वगैरह के लोग। तो इस वजह से इन्होंने डिफेंस सिस्टम को भी अपने पावरफुल कर रखा है। तो इस तरीके से हर सेक्टर में ये टॉप पोजीशन पे है। जब ये टॉप पोजीशन में होंगे तो ये किसी भी कंट्री पे, और छोटी मोटी कंट्री पे तो कब्जा कर ही लेंगे। और पैलेस्टाइन तो बिल्कुल ही मतलब पावरलेस कंट्री हो चुका है। पावरलेस कंट्री के ऊपर तो कोई भी कब्जा कर सकता है। और उसका मैंने आपको कारण बता दिया, एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में आप समझ लीजिए, देखिए एजुकेशन इन्होंने, अगर आप इनके एजुकेशन के जो आंकड़े देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड के अंदर ज्यूस कम्युनिटी जो है ना, ज्यूस कम्युनिटी, तो इसराइल तो ज्यूस कम्युनिटी का ही है ना, तो ज्यूस कम्युनिटी वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियन से भी ऊपर है। 13.4 ईयर्स, इतने साल की ये एजुकेशन लेता है इनका पर व्यक्ति, ठीक है। और इनके अंदर जो हायर एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन में देखिए दो चीज़ें और समझ लीजिए, जो मैन और वुमेन होता है उनके बीच में डिफरेंस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला कारण ये है, मैन और वुमेन में आपने डिफरेंस करना बंद कर दिया, सब चीज़ें सही हो जाती हैं। सबको एजुकेशन प्रॉपर दीजिए,
जूस कम्युनिटी में ज़ीरो है, यानी कि वुमेन जितना एजुकेशन लेती है ना उतना ही एजुकेशन मैन लेता है, मतलब दोनों इक्वली तरीके से वहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। हालांकि क्रिश्चियन में भी उस तरह से ट्रीट नहीं किए जाते हैं। देखिए 0.4 ईयर का डिफरेंस है इन दोनों में, मेंस एंड वुमेन्स में। मुस्लिम्स में भी है 1.5 ईयर्स का, हिंदूज़ में भी है 2.7 ईयर्स का। तो काफ़ी डिफरेंस है। हम एजुकेशन में अपनी वुमेन्स को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर हालांकि अभी मैंने काफ़ी सारी ऐसे नेगेटिव बातें बता दी अपने बारे में, लेकिन अब अपन पॉजिटिव बातों पे भी चलेंगे। देख लीजिए अपना जो हिंदूज़ कम्युनिटी है, सबसे मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ हैव मेड द लार्जेस्ट गेन इन द एजुकेशन अटेनमेंट ओवर अ डिकेड्स। अब ये लास्ट 20 से 25 साल है ना, इसमें बहुत तेज़ी से हम लोगों ने आगे बढ़े हैं, मतलब मुस्लिम्स भी और हिंदूज़ भी, ठीक है। तो अच्छी बात है, सबको एजुकेटेड होना चाहिए, सबको अच्छी प्रॉपर कंट्री होना चाहिए, सबको मतलब किसी पे राज करने के लिए नहीं, खुद को अपने आप को अच्छा बना के रखिए और सभी कंट्री एक अच्छे से माहौल में रहें, और क्या चाहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों ने एजुकेशन पर ध्यान दिया, और एजुकेशन पर जब ध्यान देंगे तो सभी कंट्रियों के जितने भी कह सकते हैं रिसर्च सेंटर हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, इज़राइल में पाए जाते हैं। तो इज़राइल पावरफुल हो गया, इज़राइल पावरफुल होगा तो कुछ भी कर सकता है। सीमेंस जैसी कंपनी, IBM, इंफोसिस, गूगल, इन सबके R&D सेंटर्स पता है आपको कहाँ पर है? R&D सेंटर्स सभी के इज़राइल के अंदर पाए जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा फंडा क्या है? स्टार्टअप्स खड़े करना है। इनको स्टार्टअप्स खड़े करके उनको देखते हैं कि अगर ये चल रहे हैं तो चले, नहीं चल रहा है तो दूसरा चालू करो, और जो ग्रोथ कर जाए उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो एग्जिट फार्मूला और ग्रोथ फार्मूला दोनों रहते हैं इनके पास। जैसे कि आपने नाम बहुत सारे सुने होंगे, बेबीलोन, ये काफ़ी सारी कंपनियों मैं पहले देखता रहता, बेबीलोन बहुत बार आता था। तो इस तरह से इन्होंने पूरी तरह से, अगर इनकी कंपनी चलती है तो चलाओ, नहीं चलती है तो मतलब उसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिना प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं देते, गवर्नमेंट पूरा फंड करती है। अगर आपके पास कुछ अच्छा सा आइडिया है, आप लेके जाइए आइडिया को, आपको पूरी तरीके से फंड किया जाएगा और आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये इजराइल का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के तहत अगर इंडिया भी काम करे तो इंडिया भी बहुत आगे जा सकता है। ये बात सच है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है, और सबको जॉब देना, सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखिए खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, तो उसका मेन कारण क्या है? हम क्या करते हैं कि हम जो लोग फालतू बैठे हैं बस उसको चढ़ाते रहते हैं, अरे फालतू बैठा, उसको तुम काम दे दो कुछ, उसको पहले पूछो तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसको लगे कि हाँ मैं ये काम, मैं सॉफ्टवेयर में अच्छा हूँ, सॉफ्टवेयर कर सकता हूँ, मैकेनिकल में अच्छा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा हूँ, जिसमें तुझे अच्छा लगे उसमें घुस जा, उसमें पूरा दिल लगा के काम कर, बिल्कुल बेधड़क काम कर, ठीक है। इंडिया के अंदर कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में मैं देखा हूँ कल्चर किस तरह से है, और हार्डवेयर का कंपनीज़ में जो काम जिसको पसंद नहीं होता ना वो उसमें घुसाते हैं। तो मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेनली क्या इंडिया के अंदर कल्चर ये डेवलप नहीं किया गया कि जो जिसमें, जैसे कि मान लो किसी को सॉफ्टवेयर बनाना आता है ना, तो जैसे कि मेरे को जावा आती है तो मैं कहता हूँ जावा का काम दो, तो वो जावा का नहीं देते, वो कहते हैं तू चल, तू प्रोडक्शन सपोर्ट कर। हालांकि ये मैं टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमें भी वही चीज़ें देखना चाहिए कि जो काम व्यक्ति इंटरेस्टेड है जिस काम में करने में, उस काम को हमें उस व्यक्ति को देना चाहिए, और उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज लेना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति यूटिलाइज होगा। अदरवाइज़ वो व्यक्ति कहेगा अरे यार मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, वो छोड़ के चले जाएगा। तो इस तरह से, तो हालांकि अपन शायद मुद्दे से भटक गए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ख़त्म करते हैं इस पूरे पार्ट को। तो इजराइल के पावरफुल होने का कारण है, यहाँ पर 4000 से ज़्यादा टेक कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैकेनिकल, टेक्निकल, तो सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर 4000 से ज़्यादा। आप खुद सोचिए, जिसकी आबादी 1 करोड़ नहीं हो, वहाँ पर 4000 कंपनी टेक की हैं, ठीक है। तो आप खुद ही सोच लीजिए क्या होगा वहाँ पर। हर व्यक्ति के पास जॉब है, हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है वहाँ पर। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर क्या, कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं? ज्यूस रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हैं। मुस्लिम्स कितने प्रतिशत हैं? लगभग 20% है, इंडिया से भी ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हैं, ज्यूस भी रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सबको जॉब पे लगा देते हैं, और सबको कहते हैं कि जॉब करते रहो अपने चुपचाप से। तो कोई वहाँ पर अंदर इंटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से बस
पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम था, तो पैलेस्टाइन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सबको जॉब पे लगा दिया, सबसे टैक्स आ रहा है, टैक्स आएगा तो बस बाहर जितना भी काम करना है। देश के अंदर यूनिटी है इनके अंदर, बाहर थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम्स है तो बाहर के प्रॉब्लम्स को ये अपने पावर से संभाल लेते हैं। और आपको पता ही होना चाहिए कि 80 से ज़्यादा उनकी कंपनियां फॉर्च्यून 500 में आती हैं, या तो उनकी सब्सिडीज है, ठीक है। तो सभी टॉप कंपनियां IBM, इन्फोसिस, TCS, इन्फोसिस नहीं यार, मैं तो इंडिया की कंपनियों के नाम ले ले रहे हैं, ठीक है। IBM का रिसर्च सेंटर है, सिस्को का रिसर्च सेंटर है, अमेजन का रिसर्च सेंटर है, पेपाल का रिसर्च सेंटर है। इन सभी कंपनियों के रिसर्च सेंटर आपको इसराइल में मिलेंगे। और बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं वो भी इसराइल के अंदर पाई जाती हैं। तो इसी बात के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। और आपको समझ जाना चाहिए कि इसराइल क्यों कब्जा करना चाह रहा है जॉर्डन वैली पे, क्योंकि वो पावरफुल है। और दूसरी बात, मुझे लगता है पावरफुल है बस, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।